तो छत्तीसगढ़ में विकास की नई राह तैयार हो रही है और उसको लेकर कवायद भी जारी है। और उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव के नेतृत्व में बैठकें भी हो चुकी हैं और किस तरीके से विजन 2047 को मूर्त रूप दिया जाएगा उसको लेकर भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो डॉक्यूमेंट 2047 जो कि पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसको लेकर विष्णु सरकार अब एक्टिव मोड पर है, तैयारियां जारी। और इसी को लेकर आज हम राजनीतिक चर्चा भी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। राज्य सरकार ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट अमृतकाल विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर काम करना शुरू कर दिया है। 2047 तक छत्तीसगढ़ में विकास और संभावनाओं की क्या स्थिति रहेगी, इसका अंदाजा विभागों से प्राप्त इन सुझावों से लगाया जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए 2047 तक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था 5 लाख करोड़ रुपए से लेकर 10 लाख करोड़ रुपए तक करने के साथ ही छत्तीसगढ़ को उद्योग और खनिज संसाधन की दृष्टि से देश का अव्वल राज्य बनाने की रणनीति है। हर विभाग की ओर से कम 300 सुझाव दिए गए हैं, जिसमें वर्तमान चुनौती 2047 तक रोड मैप, राजस्व वृद्धि सहित नवाचार शामिल है। वहीं विजन डॉक्यूमेंट 2047 को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि 2047 का विजन प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है। आने वाले समय में योजनाओं को ध्यान में रखते हुए विजन डॉक्यूमेंट लाएंगे। सभी विभागों के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट बनाकर काम करने की बातचीत हुई है। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। 2047 का विजन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने रखा है, हमारी सरकार भी आने वाले समय के योजनाओं को ध्यान में रखकर उस तरह से सभी विभागों के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट बनाकर काम करने की बातचीत हुई है। और निश्चित रूप से एक विजन के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और उसकी योजना बनाकर काम करने की शुरुआत हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है। विजन डॉक्यूमेंट 2047 में अधोसंरचना, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग, कृषि, पर्यटन, रोजगार, जल, जंगल, जमीन के साथ ही आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए सुझाव मंगाए गए हैं। राज्य बजट में घोषणा के बाद से ही नीति आयोग ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया था। वहीं विजन डॉक्यूमेंट 2047 को लेकर की जा रही तैयारियों पर कांग्रेस भी हमलावर है। पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने तंज कसा। शिव कुमार डहरिया ने कहा कि हंसी आती है ऐसी बातों पर। वर्तमान स्थिति जो देश में है उससे भाजपा बैकफुट पर है। वर्तमान का विजन डॉक्यूमेंट पहले बना है। मुझे हंसी आती है उनके इस तरह की बात पे। आज वर्तमान को देख ले, आज वर्तमान में जिस तरह की स्थिति देश में है, बेरोजगारी है, महंगाई है, और भी मणिपुर में जिस तरह घटनाएं हो रही है, पूरे देश की घटनाओं को देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी आज बैकफुट में है। वो किस आधार पे कहते हैं 2047 विजन डॉक्यूमेंट की बात ये करते हैं? अभी का विजन डॉक्यूमेंट बनाए, पहले तो वर्तमान को देख ले, फिर बाद में भविष्य की बात करें। 2047 में छत्तीसगढ़ कैसा हो, इसे लेकर प्रदेश में चर्चाएं हो रही हैं। विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर सरकार काम भी कर रही है। अलग अलग विभागों से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं ताकि छत्तीसगढ़ को विकास की एक नई गति दी जा सके। हालांकि छत्तीसगढ़ के विकास पर सियासत हमेशा देखने को मिली। इस बार विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर सरकार काम कर रही है। अब देखना होगा कि सरकार के इस विजन पर छत्तीसगढ़ कितना विकास पकड़ता है। मोनिका दुबे, BSTV, रायपुर। तो विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये परिकल्पना और इसको लेकर अब जो कार्य योजना है वो तैयार की जा रही है। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ 3 राजनीतिक मेहमान भी जुड़ चुके हैं और इस पूरे मुद्दे को हम समझने की कोशिश करेंगे। 3 राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन मार्कंडेय जी हैं, बीजेपी से पूर्व विधायक है। सुरेंद्र वर्मा जी हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता है कांग्रेस से। और इसी के साथ साथ प्रफुल्ल पारे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत करती हूं मैं BSTV पर।
तो सबसे पहला मेरा सवाल जो रहेगा वो बीजेपी से ही रहेगा। नवीन जी, मैं आपकी तरफ आपसे ही इस चर्चा की शुरुआत करूंगी। हम विजन 2047 की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी परिकल्पना प्रस्तुत की है और इसको लेकर जो है वो कार्य योजना भी तैयार की जा रही है। लेकिन अगर हम इसे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में समझने की कोशिश करें तो किस तरीके से छत्तीसगढ़ में आप इसे लागू करने में, इसके ऊपर योजना बनाने में किस तरह की चुनौती देखते हैं और क्या कुछ प्रारूप इसका रहने वाला है? जी प्रीता जी, जो देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र की ओर लेके जाएंगे, ये कल्पना भी किए हैं और उस तरह से उनका फोकस भी रहेगा। अलग अलग कार्य योजना बनाकर अलग अलग दिशाओं में वो कैसे काम करेंगे और किस तरह से उसको वहां तक पहुंचाएंगे, आज से लेकर 2047 तक, उस पर उनका विजन को कंप्लीट करने का काम। जी। दूसरे तरफ चूंकि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में अभी बनी है और बनने के बाद हमारी कल्पना भी उसी से जोड़ते हुए हम भी अपने छत्तीसगढ़ को सिरमौर छत्तीसगढ़ बनाना है, सिरमौर राज्य बनाना है। इस दिशा पर हम कैसे काम करेंगे, इसके लिए हम हर विभागों से भी कहें या जो आज के यूथ है, जो लोग कई दिशाओं पर अच्छे सोचते हैं, हम उनसे सुझाव भी लेने हैं और सुझाव के अनुसार से हम उसको कंपाइल करेंगे कि भाई कैसे, किस दिशा पर हमको चलना है, लोगों का क्या सुझाव है, विभागों के क्या सुझाव और कैसे तैयार होगा और उस 2047 को उसको कैसे जोड़ेंगे, मोदी जी के जो कल्पना है, उनका विजन है, उससे कैसे जोड़ेंगे। और चूंकि देश के सभी राज्य उस कल्पनाओं के साथ जुड़कर डेवलपमेंट करेंगे हर सेक्टर पर, तभी हमारा जो 2047 का जो विजन है वो पूरा होगा। तो उसके लिए जो मानव संसाधन है उसको बेस्ट बनाना है, रोजगार स्वरोजगार के ओर लेके जाना है, शिक्षा को बेस्ट करना है, चिकित्सा को बेस्ट करना है, डेवलपमेंट अधोसंरचना को कैसे अच्छा करेंगे, ग्लोबल जो वार्मिंग है उस पर हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। ये सब कई ऐसे सारे चीजें हैं, जिस अर्थव्यवस्था भी हमारा कैसे बढ़े और लोगों के जो इनकम है वो कैसे बढ़े, चाहे वो हर वर्ग की बात है, महिलाओं का भी बात है, युवाओं की भी बात है, किसानों की भी बात है, सभी वर्गों का कैसे उसमें जो है समाहित होगा, क्योंकि सबका विकास ही जो है उस विजन को कंप्लीट करेगा। सबका साथ रहेगा, सबका सहयोग रहेगा, विश्वास रहेगा, सबका साथ रहेगा। तो ये विजन जो हमने लिया है हमारे मोदी जी ने 2047 का, तो उसको हम पूरा कर पाएंगे इस दृष्टि से। निश्चित ही नवीन जी, एक बड़ा विजन है, एक सराहनीय पहल भी हम इसे मान सकते हैं। लेकिन मैं सुरेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी, आपकी भी इस पर प्रतिक्रिया जानने की मैं कोशिश करूंगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया है विकसित भारत, क्योंकि 2047 में भारत अपनी आजादी का 100वां साल बनाएगा। 100वें साल में हम प्रवेश करेंगे, स्वतंत्रता दिवस जब हम बनाएंगे, तब तक भारत को विकसित देश बनाना है। इसमें सभी की भूमिका जरूरी है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से जुड़े हुए लोग हो, चाहे महिलाएं हो या किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। कांग्रेस इस विजन को कैसे देखती है? प्रीता जी, कोरी बयानबाजी से अर्थव्यवस्था का विकास संभव ही नहीं है। जिस तरह से हमारे लोकतंत्र में ये व्यवस्था है कि हर 5 साल में जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं और हर सरकार को अपनी योजना बनाने और उसको लागू करने का अधिकार है, जिस तरह से 5 महीने में ही छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार अलोकप्रिय हो चुकी है, 16,000 करोड़ के नए कर्जे लिए गए और जिस बदहाली के दौर से छत्तीसगढ़ को धकेला जा रहा है, जिस बदहाली के दौर में छत्तीसगढ़ को धकेला जा रहा है, बेहद गंभीर है। जो यहाँ पर बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान था वो बंद हो गए, किसान न्याय योजना की राशि नहीं दी गई, जिस प्रकार से भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए न्याय योजना की राशि थी 7,000 रुपए हर साल का, वो भी खत्म हो गया। एक तरफ जो है असमानता बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है,
कैश फ्लो ऐतिहासिक तौर पर संकुचित हो चुका है, जिस तरह से औद्योगिक उत्पादन घटा है, निर्यात घटा है, चावल और कनकी के निर्यात में रोक लगा दिया गया, कृषि और अर्थव्यवस्था देश में चौपट कर दी गई। 2022 तक आय दोगुनी करने का वादा था किसानों से, क्या हुआ उस वादे का? लागत 3 गुना कर दिए हर चीज में जीएसटी लगा के। सोना चांदी हीरा जवाहरात में 3% जीएसटी है और कृषि उपकरण के स्पेयर पार्ट्स में 28% जीएसटी। ये कैसे तर्कसंगत हो सकता है? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में केवल और केवल असमानता का विकास हुआ, पूंजीपति और धनवान होते गए, गरीब और मध्यम वर्ग और गरीब होते गए, तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी नीति स्पष्ट करना चाहिए। एक तरफ ये यानी कि सुरेंद्र जी आप ये कहना चाहते हैं वन अधिकार अधिनियम में संशोधन जी, यानी सुरेंद्र जी आप ये कहना चाहते हैं कि इस विजन को लागू करना मुश्किल है छत्तीसगढ़ में? जी सुरेंद्र जी, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। लागू करना तो संभव है, पूर्ववर्ती सरकार ने यह करके दिखाया कि अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर, ठीक है सुरेंद्र जी, आपकी बात हम आगे सुनेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल जी भी जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से आपने सत्ता पक्ष की भी प्रतिक्रिया सुनी, विपक्ष की भी प्रतिक्रिया सुनी, लेकिन अगर हम इस पूरे विजन को लेकर बात करें तो जिस तरीके से बीजेपी विजन 2047 को लेकर चल रही है, लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि विजन 2047 दूर है। वर्तमान मुद्दों की बात की जाए, वर्तमान में जिस तरीके की समस्या अभी छत्तीसगढ़ में चल रही हैं, पहले उनको दूर किया जाए, उसके बाद मिशन 2047 पर बात होगी। आप इस विजन को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो विजन 2047 है, ये विशुद्ध रूप से नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री जी का विजन है ये, और वो इसको पूरे देश में मतलब एक योजना के तहत लागू करना चाह रहे हैं। और उसका एक राजनीतिक पक्ष भी जो है वो ये है कि जहां अभी भारतीय जनता पार्टी अपना प्रभाव बढ़ा रही है, जिन राज्यों में, भारत के ऐसे कई राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई राजनीतिक वजूद बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में भी अपनी पैठ बनाना चाहेगी। तो वहां पर जाने के लिए आपके पास कुछ एक प्रोग्राम होने चाहिए, कुछ बताने के लिए होना चाहिए कि हमारा ये विजन, और ऐसे मैं ये कहूंगा कि 2047 तक ऐसे पहुंचते पहुंचते जैसे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और ऐसे बंगाल, उड़ीसा, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को अगर अपनी राजनीतिक पैठ बनानी है तो उसके लिए एक विजन 2047 वो बिल्कुल समय के हिसाब से बिल्कुल अच्छी योजना है नरेंद्र मोदी जी की। लेकिन चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि अगर आप विजन 2047 बना रहे हैं, पूरे देश के लिए बना रहे हैं, तो सभी राज्यों को परफॉर्म करना पड़ेगा और उन राज्यों को भी परफॉर्म करना पड़ेगा जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब हम छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं। देखिए, आज अजीत जोगी का जन्मदिन, पुण्यतिथि है आज उनकी, संयोग से। तो मैं अगर ये कहूं कि छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना, मैं उनकी राजनीति कैसी थी, वो किस तरह की राजनीति करते थे, उस पर मैं नहीं जा रहा, लेकिन एक मुख्यमंत्री की हैसियत से उन्होंने जो राज्य की नींव रखी थी वो एक बेहतरीन प्रयास था उनका कि किसी भी तरह का कर्जा, किसी भी तरह का अनावश्यक खर्च विभाजन के बाद उन्होंने इस राज्य पर होने नहीं दिया। एक तो मतलब जिसको कहते हैं ना हम गैर जरूरी खर्च, जो सरकार के ऊपर बोझ बन जाते हैं, मतलब कि अगर आप कम तनख्वाह देकर के काम करा सकते हैं तो आप वो कराइए, आप स्थापना व्यय कम कीजिए। तो वो जो ढांचा जो 3 साल में मिला, उसके बाद आने वाली सरकारें उस पर बहुत सुगमता से चली हैं। इसको दोनों को, मैं ये बात कई बार कह चुका हूं, उसको मान भी लेना चाहिए। मैं किसी राजनीति में नहीं उलझना चाहता, लेकिन ये सच है कि जो नींव छत्तीसगढ़ की रखी गई थी, तो ऐसे बहुत सारे काम। अब आप देखिए कि अगर आपको विकास करना है तो आपको एग्रीकल्चर पर काम करना पड़ेगा, अधोसंरचना पर काम करना पड़ेगा, आपका देश में आपकी कृषि उत्पादन का कितना योगदान है, आपको रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, और रेवेन्यू जनरेट करके उसका रेवेन्यू जनरेशन का 50% अगर गैर जरूरी कामों में खर्च कर दिया तो भी नतीजा 0 है। तो ऐसी बहुत प्लानिंग के साथ और इस तरह की जो विजन 2047 मोदी जी कह रहे हैं, बिल्कुल प्रफुल्ल जी, और जिन चुनौतियों का आपने जिक्र किया है उसे पार पाना भी काफी मुश्किल है। हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं हमारे
हमारे साथ नवीन जी भी जुड़े हुए हैं। नवीन जी, आपने प्रफुल्ल जी की बात को सुना होगा, तमाम चुनौतियों का वो जिक्र कर रहे हैं और यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी उठता है 2047 जिस विजन को लेकर बीजेपी चल रही है, विकसित भारत के विजन को लेकर बीजेपी चल रही है, आखिर इन चुनौतियों से कैसे पार पाया जाएगा? देखिए प्रीता जी, इच्छा शक्ति जहां है वहां सभी चुनौतियों से लड़ते हुए हम अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। आप केवल डेवलपमेंट मतलब सरकार के विजन की बातें नहीं है, आप हम सब घर परिवार में भी रहते हैं तो हमारे जो बच्चे हैं वो भी अपनी लक्ष्य तय करता है कि मुझे भविष्य में कहाँ जाना है, क्या करना है। वो छोटे रहते हैं लेकिन उसका विजन रहता है कि भाई उसको कहाँ जाना है। और जब तक किसी व्यक्ति का विजन ना हो तो वो उस लक्ष्य को प्राप्त कैसे करेगा, किस दिशा पर चलेगा, वो तो दिशाहीन हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि हम जो विजन लेकर चल रहे हैं, हमारे मोदी जी जो विजन लेकर चल रहे हैं देश को जो है समृद्ध बनाने के लिए, विकसित राष्ट्र के लिए रूप में स्थापित करने के लिए, तो ये हमारा भारतवर्ष को समृद्ध बनाने के लिए हमारी एक कल्पना है और हम उस लक्ष्य को पाने का भरपूर प्रयास करेंगे वहां तक पहुंचने के। लेकिन मुझे बड़ा दुख भी होता है कि विपक्ष जो है ऐसे हताश और निराश बिना विजन के ये सरकार चलाते हैं और बिना मतलब किस दिशा में जाते हैं इसको दिशाहीन हो गए। तो ऐसे लोग निगेटिव बात करके लोगों को हतोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल नवीन जी, यानी कि आप इसको कह रहे हैं कि एक कल्पना है। मैं सुरेंद्र जी से भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, मैं लौटूंगी आपकी तरफ। नवीन जी, मैं लौटूंगी आपकी तरफ। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से इस विजन के बारे में जिक्र भी किया जा रहा है, अभी नवीन जी ने भी बोला कि एक कल्पना है, एक अच्छी कल्पना है, क्या आपको लगता नहीं है कि विपक्ष को इसमें सहयोग करना चाहिए या विपक्ष की सहभागिता भी उतनी ही अनिवार्य है? प्रीता जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल और केवल तर्कहीन बयान देते हैं, तथ्यहीन बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात प्रफुल्ल जी ने कही, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जिस तरह से पिछले 10 साल में देश पर कुल कर्ज का भार जो है 54 लाख करोड़ से 4 गुना बढ़ के 205 लाख करोड़ हुआ। आज आप बजट निकाल के देख लीजिए, केंद्र का आय का अभी भी सबसे बड़ा स्रोत जो है नया कर्जा है। 205 लाख करोड़ कर्ज होने के बाद भी इनका मन नहीं भरा है और जो व्यय है उसमें सबसे बड़ी राशि खर्च हो रही है उस ऋण के ब्याज में। जो महत्वपूर्ण बात प्रफुल्ल जी ने कही, कैसे देश का विकास ये चाहते हैं, कंपनी राज लाके 5 नए उद्योग समूह का जन्म हुआ है इन 10 सालों में मोदी राज सुरेंद्र में। जी, सहयोग की बात हो रही है, क्या विपक्ष सहयोग देगा? कांग्रेस हमेशा से सदन में चर्चा चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आपने देखा कैसे एक दिन में 12-12 श्रम विरोधी कानून विपक्ष को बाहर करके पास किए गए, कैसे वन अधिकार अधिनियम में संशोधन किए गए, श्रम कानूनों में संशोधन हुआ, नो गो एरिया को संकोचित करके अपने मित्रों को कोल माइनिंग की अनुमति दी। कमर्शियल माइनिंग पहली बार देश के इतिहास में मोदी राज में शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ में देखिए, कृषि के बाद सबसे बड़ा सेक्टर है रियल एस्टेट। 30% जो गाइडलाइन दरों में छूट दी थी पिछली सरकार ने, उसके कारण से रियल एस्टेट फिर से खड़ा हो पाया था। वो साया सरकार आने के बाद वो फिर से छीन लिया गया। बिजली की दरें बढ़ाने की अब तैयारी चल रही है। जो आबकारी का बजट था 50% बढ़ोतरी 9,000 करोड़ में पहुंचा दिए। अहाता खोल रहे हैं संघीय भाजपाइयों को चखना सेंटर खुलवाने के लिए। तो ये तो इनकी एक सूत्री कार्यक्रम है, एक सूत्री नीति है। 100 रुपए का माल है, उसमें 28% में 28 रुपए जीएसटी मिल रहा है। महंगाई बढ़ा के 200 कर दो तो 56 रुपए वसूल लो। तो ये टैक्स वसूली में सुरेंद्र जी रोकना चाहूंगे, नवीन जी कुछ कहना चाहते हैं। जी नवीन जी, बात रखिएगा अपनी। देखिए प्रीता जी, मैंने अपने बातों पर स्पष्ट कहा है, जो व्यक्ति या जो सरकार अपने लक्ष्य तय नहीं कर सकता वो दिशाहीन है। और कांग्रेस इस समय क्या शुरू से दिशाहीन रहे, उसका कोई लक्ष्य नहीं रहा है। जब कोई काम ही नहीं करना चाहते तो कैसे देश चलाएगा? ये देश, हमारे जो देश है उसको विदेशों में जाकर बताते थे कि ये भूखे हैं, ये प्यासे हैं, इसके पास कपड़े नहीं हैं। नवीन जी, यहाँ पर सुरेंद्र जी का ये भी कहना है कि पहले वर्तमान मुद्दों पर बात थे, सहयोग करते हैं। आज हमारे देश में जो है प्रोडक्शन को बढ़ाए हैं, स्टार्ट किए हैं, उससे हमारे छोटे छोटे व्यापार निर्यात में 10% से इस तरह से 1.5 लाख करोड़ से भी ऊपर का ये इतना
कांग्रेस जो है लेते तो कर्ज, छत्तीसगढ़ में भी वही है कि ये लिए तो कर्ज 50 3 साल से 8 साल के बजट लिया, 1 रुपया खर्च नहीं लेकिन लिए। क्या हुआ, ये केवल उसको भ्रष्टाचार में इनके आधा नेता और आधा अधिकारी कर्मचारी सब जेल में है, भ्रष्टाचार का खेल बढ़ा देते हैं। ये लोग देश का विकास करेंगे क्या? पूरे आप देश में बातों से देख सकते हैं को ये कि ये हताश और निराश लोग हैं, ये देश के विकास नहीं चाहते, इसलिए रोड़ा मैं यहाँ पर आप दोनों को रोकना ये तो चाहूंगी। आप सहमति दोनों ही से मेहमान सहमति भी इस देना नहीं मुद्दे चाहते। से भटकते हुए नजर आ रहे हैं। मैं लौटूंगी आपकी तरफ। प्रफुल्ल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रफुल्ल जी, जिस तरीके से विपक्ष की प्रतिक्रिया भी आपने सुनी और जिस तरीके से बीजेपी अपने मिशन को लेकर काम करने की बात भी कह रही है, सभी चुनौतियों को पार करने की बात भी कह रही है, लेकिन क्या लगता है इन आरोप प्रत्यारोप के बीच क्या ये विजन इतनी आसानी से पूरा हो पाएगा? क्या इस मुद्दे पर सियासत होना जरूरी है? बिल्कुल, क्यों सियासत तो होगी क्योंकि सरकार जो है वो राजनीतिक दल बनाते हैं तो राजनीति तो होगी, उससे तो इनकार नहीं है। लेकिन सवाल मूलतः ये है कि जो विजन डॉक्यूमेंट बीजेपी ने तैयार किया है, ये बेसिकली ये केंद्र सरकार का विजन है और वो समग्रता के साथ इसको इम्प्लीमेंट करना चाहती है। ऐसी मंशा जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, मैं उस आधार पर कह रहा हूं आपको। तो उसमें हर राज्य को परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आपने 2047 में भारत को विकसित देश बनाने का और अर्थव्यवस्था में तीसरा देश बनाने का, दूसरा देश बनाने का अगर लक्ष्य रखा है तो पूरे देश को परफॉर्म करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा ना कि 3 चक्के से गाड़ी नहीं चलेगी या 2 चक्के से गाड़ी नहीं चलेगी, 4 चक्के चलने पड़ेंगे, है ना। तो इसलिए परफॉर्म सबको करना पड़ेगा और सबसे ज्यादा परफॉर्म किसको करना पड़ेगा? जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उनको करना पड़ेगा। तभी तो आप जो बचा हुआ, इसके पीछे राजनीति है, राजनीतिक मिशन है, ये भी कोई नई बात नहीं है। राजनीतिक मिशन भी इसके पीछे छुपा हुआ है क्योंकि जहां आप नहीं है वहां पर भी आप सरकार बनाना चाहेंगे। तो इसलिए आपको उपलब्धि वहां हासिल करनी पड़ेगी जहां आपकी सरकारें हैं। तो अब ये कोई छोटा मोटा टास्क नहीं है। अगर छत्तीसगढ़ की ही हम बात करें बिल्कुल तो प्रफुल्ल जी, एक बड़ा टास्क है और उसमें सबके देखिए, सहयोग की आवश्यकता है। समय की थोड़ी कमी है। मैं एक प्रतिक्रिया बीजेपी कांग्रेस दोनों ही तरफ से ले लेती हूँ। सबसे पहले मैं जाऊंगी सुरेंद्र जी, आप से मैं आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी इस पूरे विजन को लेकर। प्रीता जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कथनी और करनी में अंतर है। जिस तरह से अपने पुराने असफलता को ढाकने के लिए 23 साल बाद का 2047 का ये झांसा दे रहे हैं, ये सर्वविदित है कि ये जो वादे किए, जो सपने दिखाए, काला धन वापस लाके 15-15 लाख खातों में देने का, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का, एमएसपी की कानूनी गारंटी 2022 तक हर व्यक्ति के छत पे सर पे छत, और जिस प्रकार से किसानों से आय दुगनी करने का वादा किए थे, तमाम वादे जो है वादा खिलाफी करके ये अब ये 23 साल आगे का ये झांसा दे रहे हैं। तो जनता झांसे में नहीं आने वाली। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार ने 5 साल में 8 मेडिकल कॉलेज, बिल्कुल मैं नवीन जी से भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ क्योंकि समय कम है। नवीन जी, जिस तरीके से सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि आप सपने दिखाते हैं, क्या बीजेपी सिर्फ सपने दिखाती है या सपने पूरे करने की क्षमता भी रखती है? नवीन जी, देखिए, हम सपने ही दिखाते नहीं हैं, हम सपनों को पूरा भी करते हैं, जीते हैं और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि कांग्रेस दिशाहीन पार्टी है और उनका कोई विजन और रीजन नहीं है, इसलिए आज देश में उसका अस्तित्व समाप्ति की ओर है। दूसरे तरफ जो हम देश के जो गरीबों को छत देने की कहे, लेकिन छत्तीसगढ़ में पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी उसने 18 लाख आवास इनका रोक दिया था और जो है लोगों के घर तक हम पानी पहुंचाना चाहते हैं वो पानी भी इनने रोक दिए थे और बिजली भी जो घर तक सौर सूजला योजना हो चाहे सौभाग्य योजना के माध्यम से गरीबों के घर तक उजाला लाना चाहते हैं तो वो भी रोक दिए। मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये बिल्कुल नवीन जी, लेकिन यहाँ पर बड़े सवाल ये भी खड़े होते हैं कि भविष्य के मुद्दों के साथ साथ वर्तमान के जो मुद्दे हैं उनको कैसे दूर किया जाए। समय की पाबंदी है इसलिए हम चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। आप तीनों ही राजनीतिक मेहमान को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। और एक ये ऐसा विषय है जिस पर और भी ज्यादा चर्चा होती रहेगी। आप तीनों ही मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस खास डिबेट में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।